कुंभलगढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या था? मछेंद्रगढ़। कौन सा था? निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? संप्रति मौर्य। ठीक है, संप्रति मौर्य ने बनवा दिया, लेकिन आधुनिक स्वरूप जो पुनर्निर्माण करवाया था किसने करवाया? कुंभा ने किसके उपलक्ष्य में करवाया? नागौर विजय के उपलक्ष्य में। अपनी पत्नी का नाम क्या था कुंभा की का? उसके नाम पर क्या रख दिया? मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली कौन सा था? कौन सा था? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता था। और मेवाड़ की आंख किसको कहते हैं? कटारगढ़ नहीं आए तो फिर क्या करना है? दुर्गों में दुर्ग किसे कहा जाता है? अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सर, मेरे पूरा तो सुन लो। मैं कह रहा था नीचे से ऊपर देखने पर उल्टी करने का मन करता है। अब बताओ, मर्जी से उत्तर कैसे दे देते हो तुम लोग यार? अरे प्रश्न पूरा सुना करो, बोल क्या रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुंभलगढ़ में जो दरवाजे वगैरह बताए थे, नींबू पोल दरवाजा कौन से दुर्ग में आता है? बागड़ा पोल कौन से में है? महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? उदय सिंह का बचपन कहां बीता? प्रताप का बचपन कहां बीता? और कुंभा की हत्या किस दुर्ग में हुई? किसमें हुई? तुमने पढ़ा तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गड़बड़ है। कुंभलगढ़ में हुई थी, मामदेव कुंड में। उदा ने धक्का मारा था ना, पितृहंता कहते हैं मेवाड़ का उसे। चलो ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली थी। आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, एक अगला दुर्ग लेते हैं। और जिस दुर्ग का नाम है जो आज लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग है राजस्थान का। दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पहली बिंदु, जैसे हमने पिछले दुर्गों में पढ़ा है वैसे ही अब पढ़ना है। हमने जब पिछला कुंभलगढ़ पढ़ा था तो कुंभलगढ़ में मैंने दुर्ग का नाम लिखते ही सबसे पहले जिले का नाम लिखा था। उसी प्रकार हमें पहला यह देखना है कि जो ये दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में आता है। तो जिले का नाम भी क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। चलो ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद सबसे पहले हमने बात की थी कुंभलगढ़ में निर्माण की, तो यहां भी हम बात करेंगे सबसे पहले निर्माण की। इसका मतलब यह कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण है, निर्माण करता, अगर चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करता आपसे पूछा जाए तो नाम क्या आएगा? चित्रांग मौर्य। अब चित्रांगद मौर्य, चित्रांग मौर्य बात एक ही है। किताबों के अंदर कुछ किताबें इसको चित्रांग बोल देती हैं, कोई किताब इसको चित्रांगद लिख देती है। इतना याद रखना, मौर्य वंश का राजा था। इस आदमी ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। चलो, जब ये निर्माण करवाया था उस जमाने में इसका नाम क्या हुआ करता था? चित्रांग ने बनवाया था, इसीलिए इसको उस जमाने में चित्रकूट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चित्रकूट। इसका नाम उस जमाने में था चित्रकूट दुर्ग। आज जिसे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहते हैं, ये उस जमाने में जब बनवाया गया था तो आरंभ में इसका जो नाम था वो था चित्रकूट। बनवाने वाले का नाम क्या है? चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण जो करवाया था एक पठार के ऊपर बना हुआ है। यह पठार भी कई बार पूछा गया है। पठार का नाम क्या है? मेसा का पठार। मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है? पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप। देखो 625 मीटर। कुछ किताबें 616 भी लिख देती हैं। अब जितना लिखती हैं अपन सबको प्रदर्शन कर देंगे। आपको 16 लिख रही है 16 भी बता देंगे, 25 लिख रही है 25 भी बता देंगे। इस पठार के ऊपर बना हुआ है। पठार का नाम है मेसा का पठार। जिले का नाम है चित्तौड़गढ़ और दुर्ग बनवाया था चित्रांग मौर्य ने। और उस टाइम जब चित्रांग ने बनवाया था तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया चित्रकूट दुर्ग। क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, नजदीक बना है। किन नदियों के संगम पर है? देखो, नदियों के संगम की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। एक नदी का नाम आता है गंभीरी। क्या आता है? गंभीरी। और प्लस में दूसरी कौन सी है? बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कौन सा बना हुआ है?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पठार पर बना हुआ है उस पठार का नाम, बनवाने वाले का नाम चित्रांग मौर्य। आरंभ में इसका मूल नाम क्या था, क्या नाम था, कौन से पठार पर बना है, ऊंचाई कितनी है, 625 या 616 मीटर, किलोमीटर नहीं है, क्या है, मीटर। नदियों के संगम पर जिनका नाम क्या है, गंभीरी व, चलो ठीक है। इस दुर्ग को मौर्य वंश के राजाओं ने बनवाया था और मौर्य राजाओं के पास में ये रहा था, उनकी धरोहर हुआ करता था। लेकिन मेवाड़ का इतिहास आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो हम आगे पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास में एक मूल संस्थापक आता है, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक जो आता है उसका नाम है बप्पा रावल। गुहिल वंश को चलाया तो था किसने, गुहिलादित्य ने। गुहिल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो नाम आएगा गुहिलादित्य। अगर पूछा जाए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक तो फिर आता है बप्पा रावल या काल भोज। वो क्यों आता है, किसी भी राजा को किसी साम्राज्य का वास्तविक शासक तब माना जाएगा तब उस राजा के पास में दुर्ग होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, रानियों की संख्या एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं जिस राजा के पास में मिलेंगी उसे उसका वास्तविक शासक माना जाएगा। तो बप्पा रावल से पहले के जो गुहिल वंश के हुए थे उनके पास में कोई दुर्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक जो रहेगा वो कौन रहेगा, बप्पा रावल। और बप्पा रावल जो इस दुर्ग को जीतेगा चित्तौड़ को, वो उनके गुरु के आशीर्वाद से जीतेगा। गुरु का नाम आप सब जानते हो, बप्पा रावल या काल भोज के गुरु का नाम जो था वो नाम था हरित ऋषि। क्या नाम था, अब एक आदमी का नाम मैं लिख देता हूं यहां, उसका नाम है बप्पा रावल। वैसे इसकी ज्यादा बात यहां करना उचित नहीं होगा पर दो चार बात बता देता हूं क्योंकि हिस्ट्री में भी हमको इसको पढ़ना है। अगर इसकी बात अभी यहां हो जाएंगी तो फिर आगे नहीं मिलेगा कुछ भी। बप्पा रावल के बारे में ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, यह आकार में बड़ा बाहुबली हुआ करता था। किसकी बात कर रहा हूं, बप्पा रावल। इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था, आदमी की बात कर रहा हूं। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है ये 35 हाथ की धोती बांधता था, 32 मन की खड़ग रखता था, 16 हाथ का दुपट्टा बांधता था, 4 भैंसों को एक साथ खाता था। तो है मैं ना बताऊं, किताबन में लिख लिया, तुम भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब किताब वालों ने, लिखने वालों ने, इतिहासकारों ने इसके बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर लिखा है तो अपनी मर्जी से आत्म शांति लेने के लिए हम 35 को 16 हाथ कर लो, 16 को 8 हाथ कर लो, 32 की 40 कर 20 कर लो, 4 भैंसों की जगह 2 कर लो, पर कुल मिलाकर आदमी हो तगड़ोई। उन्हें झूठ भी बोली होगी लिखने वालों ने, ये मान लीजिए किताबों में गलत लिख रखा है। अगर इसको झूठ भी मानते हैं तो कुछ खास बात तो होगी जो इसी के बारे में लिखा गया है। राजा तो बहुत हुए थे, वंश तो बहुत लंबा चला था। तो ये ऐसा आदमी था बप्पा रावल। इसने 734 ईस्वी की बात है, कब की बात है, 734 ईस्वी में इसके गुरु का नाम था हरित ऋषि। क्या नाम हुआ करता था, हरित ऋषि। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से इस दुर्ग पर राज कर रहा था एक आदमी जिसका नाम था मान मौर्य। किताबें मान मौर्य भी लिख देती हैं, किताबें मान मौर्य भी लिख देती है, आदमी एक ही है। मौर्य या मौर्य बात वही है, आदमी का नाम मान है। इस आदमी को हरा करके इसके ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार। तो गुहिल राजाओं के पास में ये जो आएगा दुर्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कौन सा है, चित्तौड़गढ़। ये दुर्ग लेने वाला सबसे पहला आदमी गुहिलों का कौन रहेगा, कौन रहेगा। चलो बप्पा रावल ने जीत तो इसको लिया था, लेकिन जीतने के बाद बप्पा रावल ने इसमें कुछ विशेष नहीं किया, अपने अधिकार में लिया, कुछ दिनों तक राज किया। बप्पा का राज समाप्त हुआ, उसके वंश वाले आगे आते हैं, एक एक करके चलते जाते हैं। लेकिन इसी बप्पा के वंश में एक आदमी आया है जिसका नाम है कुंभा, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने, मैंने आपको पहले ही बताया था, वीर विनोद किताब लिखी थी श्यामल दास ने। और वीर विनोद किताब के अंदर श्यामल दास ने लिखा है कि मेवाड़ में टोटल दुर्गों की संख्या 84 है। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किस आदमी ने करवाया था। अब 32 का निर्माण करवाया है 84 में से, तो भाई साहब चित्तौड़ भी आया होगा बीच में, ऐसे 32 थोड़े हुए होंगे। तो कुंभा ने क्या किया, इस चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक स्वरूप, आप इसको वर्तमान स्वरूप बोल दीजिए, आधुनिक स्वरूप यह भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है पुनर्निर्माण।
पुनर्निर्माण। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण या आधुनिक स्वरूप किस आदमी ने दिया था? महाराणा कुंभा ने। किसने दिया था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने इसमें मरम्मत करवाई, दुर्ग की पुराना दुर्ग था, इसको दोबारा से सुदृढ़ करवाया और इस दुर्ग के चारों ओर परकोटा करवाया। इस प्रकार से परकोटा बनवा दिया। परकोटा का मतलब बाउंड्री, इसको सुरक्षा की दृष्टि से रखने के लिए इसके चारों ओर परकोटा बनवाया। परकोटा बनने के बाद इस दुर्ग की अगर आकृति जब हम देखते हैं तो एक ऐसी लगती है जैसे व्हेल मछली हो। कैसी मछली? व्हेल मछली। राजस्थान के कौन से दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? कौन सा है? इस पेज पर इतनी बात है या नेक्स्ट पेज पे हम चर्चा करेंगे? एक बार रिपीट कर देता हूं। दुर्ग का नाम क्या है? कहां स्थित है? निर्माणकर्ता कौन है? जब बनवाया था तो नाम क्या था? क्या नाम था? कौन से पठार पर है? मेसा का पठार कितना ऊंचा है? 625 या 616 मीटर। अगर पूछे किन नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। अगर आपसे पूछे कि गुहिल राजा कौन सा जिसने सर्वप्रथम अधिकार किया? कौन सा है? कब अधिकार किया था? 734 में। किससे जीता था? मान मौर्य से। किसके आशीर्वाद से जीता था? हरित ऋषि के आशीर्वाद से इसको जीत लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर बात करें कि आधुनिक स्वरूप किस आदमी ने दिया है इस दुर्ग को? किसने दिया? महाराणा। इसका वर्तमान निर्माता या आधुनिक निर्माता, पुनर्निर्माण करवाता पूछा जाए तो नाम क्या आएगा? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों ओर परकोटे से कैद करवाया था, यानी कि चारों ओर बाउंड्री करवाई थी इस दुर्ग के। तब इसकी आकृति निकल करके इस प्रकार की आई जैसे ऐसा लगता है कैसी हो? व्हेल मछली। तो राजस्थान में कौन से दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। अब हम बात करें नेक्स्ट। देखो, परमारों का इसके ऊपर राज रहा है, चालुक्यों का इसके ऊपर राज रहा है, मौर्य वंश का इसके ऊपर राज रहा है, लेकिन एकमात्र बात करें तो गुहिल वंश ऐसा वंश रहेगा जिसने चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वाधिक लंबे समय तक राज किया। तो प्रश्न ये भी काम का है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राजवंश ने चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वाधिक लंबे समय तक राज किया था? तो एक ही वंश आएगा। कौन सा आएगा? गुहिल। या तो आपको गुहिल मिलेगा या फिर गुहिल की शाखा मिलेगी। कौन सी? सिसोदिया। ये आपको याद रखना है। चलो ठीक है, ये बात तो यहां की हुई। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग की। ये आकार की दृष्टि से देखा जाए, इस दुर्ग का आकार ऐसा बताया जाता है कि 8 किलोमीटर लंबा है। ये इसकी क्या है? लंबाई। 8 किलोमीटर क्या है इसकी? लंबाई। फिर चौड़ाई की बात करें तो 3.5 या 3.5 किलोमीटर, ये इसकी क्या मानी जाती है? चौड़ाई। 8 किलोमीटर लंबा है, 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। ये इतनी बड़ा विशाल दुर्ग है तो इसमें आपको पता है लोग निवास करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 8 किलोमीटर तक कोई बिल्डिंग को खंडर छोड़ दिया जाएगा, लोग तो उसमें रहेंगे, गांव भी रहेगा। अब इस दुर्ग के अंदर जब लोग रहेंगे, रहने को कहते हैं लिविंग, लिव। अब बात करें तो इसको कहेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। पूछा जाए आपसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट पूछा जाए तो आता है सोनारगढ़ जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछे तो क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। चलो ठीक है। अब लोग निवास कर रहे हैं, 8 किलोमीटर का लंबाई है, 3.5 किलोमीटर चौड़ाई है, तो इसमें भूमि भी होगी, और भूमि होगी तो भूमि में क्या होती है? कृषि होती है। एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि होती है, एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या होती है? हाँ, जिसमें कृषि की जाती है। यह भी आपको याद रखना है, कृषि होती है। एक बात यह हो गई। इतना पढ़ने के बाद में हम इस दुर्ग के बारे में अगले बिंदु पर जब आते हैं तो हमारे सामने जो पहला बिंदु रहेगा अगला, वो रहेगा उपनाम। ऐसे ही हमने कुंभलगढ़ को पढ़ा था। उपनाम की हम बात करें तो इसको क्या क्या कहा जाता है? इसका देखो, आरंभ में नाम था एक, मैंने यहां लिखा था अभी, सबसे पहले जब बना था चित्रकूट। क्या था? चित्रकूट।
एक नाम। कुंभा ने जब इसका पुनर्निर्माण करवाया तो कुंभा ने इसका नाम बदल कर दिया विचित्रकूट। ध्यान रखना, क्या कर दिया? विचित्रकूट। याद रखना, महाराणा कुंभा के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता था? विचित्रकूट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब आरंभ में बना था तो नाम क्या था? चित्रकूट। इसके अलावा क्या कहते हैं इसको? तीसरा उपनाम है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का, गुरुजी गौरव क्यों बोले हैं? गौरव बोलवा को रीजन यह है कि आपको पता है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर टोटल साके होंगे 3 और स्वाभिमान और साहस पराक्रम से भरी हुई कहानियां राजस्थान में सर्वाधिक जो मिलती हैं वो इसी दुर्ग में मिलती है। इसने हमारा गौरव को बनाकर रखा था। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा, वीर शिरोमणि, मेवाड़ केसरी जो हुए थे, उनका संबंध इसी दुर्ग से रहा है। महाराणा कुंभा का संबंध इसी से रहा है। मुगल सेना को सर्वप्रथम लोहा लेने वाले राणा सांगा का संबंध भी इसी से रहा है। इसीलिए इसे राजस्थान का कहा जाता है गौरव। राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव। मैंने कुंभलगढ़ में पढ़ाया दुर्ग में दुर्गे, दुर्ग में दुर्गे, तो वो तो था कुंभलगढ़। इसकी बात करें तो इसको कहते हैं दुर्गों का दुर्ग। ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है बस। दुर्गों का दुर्ग, जैसे कि हमने कल्चर पढ़ते हैं तो लोक देवता पढ़ते हैं। लोक देवता में मक्का मदीना से रामदेव जी की परीक्षा के लिए कुछ आदमी आए थे। उन्होंने रामदेव जी को कहा था पीरों का पीर, मतलब हम तो पीर ही हैं, आप हमारे भी पीर हो। उसी प्रकार दुर्ग तो राजस्थान में बहुत है, लेकिन ये दुर्गों का भी उस्ताद है, इसीलिए इसे दुर्गों का क्या कहा जाता है? दुर्ग। और उपनाम क्या है इसके? और भी उपनाम है। और उपनाम का मतलब एक ये इनका उपनाम नेक्स्ट ये है कि राजस्थान की दक्षिणी सीमा, राजस्थान की दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, प्रहरी बोल दीजिए, और इसी को बोल दीजिए प्रवेश द्वार। राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी या प्रवेश द्वार कौन से दुर्ग को कहा जाता है? भटकती आत्माओं बोलो, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। इसके अलावा और भी पूछा जाए उपनाम इसका, आपको पता है चित्तौड़गढ़ जो पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अगर दक्षिण पश्चिम में हम देखते हैं तो गुजरात पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के दक्षिण पूर्व में हम देखते हैं तो मालवा पड़ता है, और चित्तौड़गढ़ के उत्तर में पड़ता था दिल्ली। उस जमाने में सत्ता के 3 केंद्र हुआ करते थे, यहां दिल्ली, यहां गुजरात, इधर मालवा, इस जगह पर रहेगा चित्तौड़गढ़। यानी कि 3 बड़ी सत्ताओं के बीच का आधिपत्य और स्वाभिमान रखने वाला यह दुर्ग हुआ करता था। अगर कोई आदमी जाएगा दिल्ली से, आक्रमणकारी कोई आएगा मालवा पे आक्रमण करने जाएगा तो पहले चित्तौड़ को जीतना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान के कौन से दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो मैं यहां लिख देता हूं मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। पूछा जाए तो भी कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। ये आपको याद रखना है। तो इसके उपनामों से संबंधित इतनी बात आपको याद रखनी है। पहला उपनाम मैंने आपको बताया क्या है? क्या है? दूसरा क्या बताया? तीसरा क्या है? राजस्थान का। चौथा क्या है? दुर्गों का दुर्ग। पांचवा क्या है? राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी या प्रवेश द्वार। छठा नाम क्या है इसके बाद में? क्या है? मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा के साथ गुजरात भी पूछ सकता है, अपन को याद रखना है, क्योंकि त्रिकोण के बीच में आता है, यहीं से निकलेगा गुजरात, यहीं से जाएगा मालवा। आएगा कहां से? दिल्ली से। पहले जीतना किसको पड़ेगा? चित्तौड़ को। तो ये इसके हो गए उपनाम। अगर हम उपनाम के बाद आगे की बात करें, इस दुर्ग में मैंने बताया देखो राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है इसमें? लिविंग फोर्ट। क्या है? लिविंग फोर्ट। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें क्या होती है? कृषि होती है। इतना आपको याद रखना है। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा। प्रश्न को घुमा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ दुर्ग की जब स्थापना हुई थी तो आरंभ में इसका नाम क्या था? चित्रकूट। कुंभा के समय क्या कहते थे? चित्रकूट। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने, चित्रकूट और विचित्रकूट। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस दुर्ग के।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे थे, राजस्थान का गौरव कह रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं इस दुर्ग में, अभी हमको बहुत सारी चीजें देखनी है। यहां मैं लिख देता हूं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। इसको कई बार कई आदमियों के द्वारा जीत लिया गया था। जीता कैसे था? हमारे गोहिल राजा हार जाया करते थे, साका वगैरह होता था, तो भारी सत्ता इस पर अधिकार किया करती थी। इसका एक नाम पहली बार जब अधिकार हुआ था, इस दुर्ग में टोटल साके हुए हैं 3। कितने साके हुए हैं? साका। तो इसमें जो साका हुआ है उन शाखाओं की संख्या है 3। एक बात और सुनना, साका जो होता है, साका, साका के बारे में तो आप सबको पता होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आक्रमणकारी आया है, आक्रमणकारी, और आक्रमणकारी ने आते ही यहां आक्रमण किया है, आक्रमण करते ही इसके नेतृत्व में साका में 2 चीज होती थी। एक तो साका में होता था केसरिया, क्या होता था? और एक होता था जौहर। क्या होता था? जौहर। केसरिया तो कौन करता था, जौहर कौन करता था? हाँ देखो, केसरिया जो किया जाता था तो केसरिया को तो करते थे पुरुष। कौन कर्मो करा? पुरुष करते थे। जौहर को कौन करते थे? महिलाएं करती थी। अब होता कैसे था ये देखना है, ये होता कैसे था। अगर बात करें होने की, आक्रमणकारी आया है, केसरिया का मतलब तो ये होता था कि युद्ध भूमि में राजा के नेतृत्व में या सेनापति के नेतृत्व में या किसी पुरुष के नेतृत्व में, कोई भी हो सकता है उसकी जगह, उसके नेतृत्व में दुश्मन से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में कूद जाए, अपने सर पर केसरिया वस्त्र का साफा बांधे, केसरिया रंग का, और उस साफे को बांध करके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए, मृत्यु हो जाए लड़ते लड़ते, उसको कहा जाता था केसरिया। अब जब केसरिया हो गया गुरुजी, साका की जरूरत क्या है? महिलाएं रानियां दुर्ग के अंदर बसती थी। जब योद्धा, राजपूत योद्धा, क्षत्रिय, राजस्थानी, हमारे यहां के योद्धा लड़ते हुए जब वीर गति को प्राप्त हो गए, तो अब उनकी पत्नियां रहेंगी, और जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए तो उस दुर्ग के ऊपर जो भारी आक्रमणकारी है उसका अधिकार हो जाता था। अधिकार जब होता था तो वो दुर्ग को लूटता था, धन संपदा को लूटता था, हमारे हथियारों को लूटता था। इनके अलावा यहाँ की जो स्त्रियां हुआ करती थी उनको वो बंदी बना करके अपने साथ ले जाया करते थे, और उनको ले जाकर के उनके साथ में बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके बाजार लगाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहां से जाने के लिए कोई भी स्त्री राजस्थान की तैयार नहीं होती थी, तो वो उचित समझती थी कि अपने प्राणों का क्या दे दिया जाए, बलिदान। अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, महिलाओं के खुद के स्वाभिमान को बचाने के लिए महिलाओं के द्वारा यहां पर जोहर किया जाता। जोहर का मतलब खुद चला करके प्राणों का बलिदान दिया जाता। अब साहब देते कैसे थे? जोहर 2 प्रकार का होता है, एक तो जल होता है, एक अग्नि होती है। मरने के तरीके कितने हुआ करते थे? 2। जल का मतलब तो या तो अगर जिस दुर्ग में आप निवास कर रहे हो उस दुर्ग में कोई जल का बड़ा सारा कुंड हो जिसमें आप कूद करके आत्महत्या कर सको, या फिर दूसरा क्या होना चाहिए, अग्नि का मतलब हवन कुंड हो बड़ा सारा, जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाए और उनमें कूद करके अपने प्राणों का क्या दे दिया जाए, बलिदान। 2 प्रकार के जोहर होते थे। और संपूर्ण राजस्थान के इतिहास की मैं बात करूं तो पूरे राजस्थान में एकमात्र जल जोहर हुआ है। बस राजस्थान में जितने भी जोहर हुए हैं उनमें एकमात्र इकलौता जल जोहर रणथंभौर में हुआ था। पद्मला तालाब में कूद करके आत्महत्या की थी पद्मला ने और रंग देवी ने और उनके साथ की महिलाओं ने। इसके अलावा जितने भी राजस्थान में जोहर हुए हैं वो सारे के सारे कौन से जोहर हुए हैं? अग्नि होते हैं। जहां इन दोनों प्रक्रियाओं में से एक होता था उसको कहा जाता था अर्धसाका। जैसे राजस्थान में दुर्ग आता है जैसलमेर का, जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है सोनारगढ़ का जिसमें 2.5 साके हुए हैं, मतलब 2 तो साके हो गए। तीसरे साके का जब नंबर आया तो पुरुषों ने तो केसरिया कर लिया, समझ गए तुम। बस महिलाओं ने जोहर नहीं किया, उन्हें सब्र कर लिया, अरे मरगा मरगा तो कोई मतलब, हम क्यों मरे, बात भी है। तो हाँ अब जो भी है गलत तो है ही, अब करे क्या। यहां हुआ था अर्धसाका, इसीलिए जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का इकलौता दुर्ग है जिसमें क्या हुआ है 2.5 साका। अब 2 बात और सुनना गौर से, जो साका होता है, साका में हमेशा सबसे पहले क्या होता है, देखो बात सुनना, साका में पहले होता था जोहर,
आपके काम की बात बता देता हूं थोड़ा सा। केसरिया बाद में होता था, लेकिन हमको पढ़ाया कैसे जाता है, जब भी गुरुजी पढ़ाने आते हैं तो पहले क्या बताते हैं, केसरिया, और बाद में क्या करवाते हैं, जौहर। इस चीज का प्रमाण भी है, हमारे राजस्थान में पहले जौहर होता था। उदाहरण में आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, चित्तौड़ का तीसरा साका आएगा इसी में, मैं आपको बताऊंगा। चित्तौड़ का तीसरा साका जो हुआ था 1567-68 की बात है, जो 68 में साका हुआ, 67 में अकबर आया था आक्रमण करने के लिए। तो 68 के दौरान क्या होता है, दुर्ग के अंदर नगण्य मात्रा की सामग्री रह गई थी, सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, काफी लंबे समय तक दुर्ग की घेराबंदी रखी थी, मोहर मगरी टीला बनवाया था, तोप चढ़वाई थी, मैंने बहुत पढ़ाया आपको। तो जब लास्ट टाइम में राशन सामग्री बीतने के कगार पर आई थी, तो पहले वहां के राजपूत योद्धाओं ने अपनी महिलाओं के द्वारा जौहर करवाया था। लकड़ी भी कम बची थी, लकड़ी उनको पता था अगर लकड़ी नहीं बची तो जौहर नहीं हो पाएगा, जल की व्यवस्था नहीं थी, अग्नि जौहर करना है, तो लकड़ियों को पहले प्रज्वलित किया, आग जलाई गई, उसके बाद में जौहर किया गया। जब वो जौहर कर रही थी महिलाएं, उसी समय राजपूत योद्धाओं ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वार खोले थे। तो मैंने आपको पिछले जो हिस्ट्री पढ़ी है जिन लोगों ने, उनको मैंने बताया भी था कि बाहर घेराबंदी थी अकबर की, और अकबर के साथ में था भगवंत दास, मानसिंह का पापा, अकबर का साला। जब अकबर ने देखा कि दुर्ग के दरवाजे चारों ओर से बंद है, योद्धा दुर्ग के अंदर भीतर है, हम बाहर घेर कर बैठे दुर्ग को, कोई आदमी अभी तक बाहर नहीं आ रहा, लंबा टाइम हो गया, 6 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, और अब दुर्ग के अंदर से धुआं निकल रही है। तो अकबर बाहरी आदमी था, अकबर को अपने राजस्थान की कल्चर का पता नहीं था, राजपूती कल्चर क्या है। तो अकबर ने अपने साले भगवंत दास से कहा, भगवंत दास मैं नया नया आदमी हूं, अभी ससुराल हुई है, बाकी तो मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे, पहले मुझे यह बताइए कि दुर्ग के अंदर धुआं क्यों निकल रहा है इतनी मात्रा में, कहीं आग तो ना लग गई। तो भगवंत दास ने कहा, श्रीमान जी ये आग नहीं है, ये राजस्थान का कल्चर है, दुर्ग के अंदर ये धुआं नहीं निकल रहा, दुर्ग में जौहर किया जा रहा है, महिलाएं अपने प्राणों की बलि दे रही हैं, और ये तब किया जाता है जब लास्ट टाइम होता है। अब योद्धाओं ने अंतिम समय मान लिया है, ये जौहर चल रहा है, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, कुछ ही समय में दुर्ग के दरवाजे खुलने वाले हैं, और इतनी ही देर में ईसरदास चौहान दुर्ग का दरवाजा खोल देता है। ये चीज मैंने पढ़ाई थी, और उनमें आपस में भयंकर युद्ध होता है, वो कहानी मैं आगे बता दूंगा। तो पहले होता क्या था, जौहर, याद रखना है, हम जब भी पढ़े हमको बताया क्या जाता है, पहले केसरिया। जौहर इसलिए करवाया जाता था, पुरुषों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा अपने जीते जी अपनी महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा अपनी आंखों से देखने के लिए करवाया जाता था। एक बात तो ये होती थी। दूसरी बात करवाने का कारण यह था, जितना भी राजपूत योद्धा पुरुष हुआ करते थे, जब उनको पता होता था कि पीछे पत्नी और बच्चे हैं, बचे हुए हैं, तो उसका दिमाग डाइवर्ट रहता था युद्ध भूमि में, वो लड़ते वक्त अपने परिवार को याद करता था। और जब उसको पता है कि पत्नी ने तो लगा लिया आग और कूद के प्राणों का बलिदान दे दिया, पीछे का चू है ही ना है, तो अब तो सामने वालों मरेगा या हम मरेंगे, बस वीरता के साथ, साहस के साथ लड़ता था। इसलिए पहले क्या होता था, बाद में क्या होगा, ध्यान रखना दोनों चीजों को। अच्छा एक चीज और याद आ जाती है अचानक मुझे, ये तो साका हो गया, केसरिया और जौहर जहां हुआ है साका हो गया। राजस्थान में जौहर हमेशा महिलाएं करती थी क्या? एक चीज ध्यान रखना, हम जैसे मैं आपसे पूछ रहा था थोड़ी देर पहले कि जौहर कौन करता था, तो यहां आपने बोला महिला, मैंने भी लिखा है महिला। ये पीछे अंकुर ध्यान रखना, यह महिलाओं के द्वारा ही नहीं होता था, हालात और मजबूरी के अनुसार पुरुषों के द्वारा भी किया जाता था। अब साहब ऐसा कोई उदाहरण राजस्थान के इतिहास में क्या हमको देखने को मिलता है जो पुरुषों ने जौहर किया हो? मिलता है। राजस्थान में एकमात्र पुरुष जौहर हुआ था, इकलौता। कौन से दुर्ग में हुआ था? मैंने बता भी रखा है आपको, आहुआ के किले में हुआ था। मालदेव के समय की बात है, सॉरी मोटा राजा उदय सिंह के समय की बात है। ब्राह्मण हुआ करते थे, चारण हुआ करते थे। ब्राह्मण और चारण ख्यात लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे। इनके ग्रंथों को जलाने के मारवाड़ के राजा ने आदेश दिए थे। इससे आहत होकर, दुखी होकर, उस दुर्ग के अंदर पालीवाल ब्राह्मण भी थे, कुछ कुछ चारण जाति के लोग थे, उनने मिलकर के चलाकर प्राणों का बलिदान दिया था। सामने कोई दुश्मन नहीं था। उसको पुरुषों का जौहर कहते हैं। राजस्थान का इकलौता पुरुष जौहर है, आहुआ के दुर्ग में हुआ है, मारवाड़ के क्षेत्र में आहुआ दुर्ग पड़ता है, पाली में। अगर पूछा जाए कि पुरुषों के जौहर को कहा क्या जाता है, तो पुरुषों के जौहर को जम्मत कहा जाता है। यह चीज आपको याद रखनी है, क्या कहा जाता है? जम्मत।
पुरुषों के जौहर को क्या कहा जाता है? जम्मत कहा जाता है। चलो ठीक है, हम आगे बात करते हैं। साका आपको समझ में आ गया, साका की प्रक्रिया समझ में आ गई, जौहर पहले होगा केसरिया होगा, ये सब कुछ समझ आ गया। तो बता देना अगर होता है, पूछा जाए कि राजस्थान में पुरुषों के जौहर को क्या कहते हैं? जम्मत कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बातें करते हैं एक्स्ट्रा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमारा चल रहा है। इस दुर्ग में मैंने यहां लिखे साकों की संख्या कितनी हुई है? 3। कितने साके हुए हैं? 3। एक साका, प्रथम साका मैं यहां लिख देता हूं, प्रथम साका होगा 1303 में। हर साके के राजा का नाम और आक्रमणकारी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तुम हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल से। तो जब साका हुआ था तो चित्तौड़ का राजा हुआ करता था जिसका नाम था रतन सिंह। कैसा रतन सिंह था? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह नाम का आदमी हुआ करता था। ये लो साहब, रावल रतन सिंह पद्मनी का हस्बैंड हुआ करता था। ये पद्मनी को लेकर के आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन ने। आक्रमणकारी पूछा जाए इस साके में कौन था, तो आक्रमण करने आया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में चित्तौड़ दुर्ग का कौन सा साका हुआ था? प्रथम। टोटल साके कितने हुए हैं? कितने